जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारी PYQ की सीरीज़ चल रही है उसमें आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस PYQ सीरीज़ से आप जुड़े रहिएगा, मेरा यकीन मानिएगा इससे आपकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अवस्थित है। ठीक है, सतपुड़ा की जो पूर्वी सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अवस्थित है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो सतपुड़ा जो पर्वत है ये पश्चिम में राजपीपला से पूर्व में मेकल पठार तक विस्तृत है। तो यही तो पूछा है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि पूर्वी सीमा कौन सी, पूर्वी सीमा कौन सा, मेकल पर्वत है। मेकल पर्वत से 3 नदियां निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला। ठीक है, और मेकल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, अमरकंटक है। ठीक है, मेकल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, अमरकंटक है। और यहाँ से 3 नदी निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी निकलती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मेकल श्रेणी। और अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि जो सबसे पश्चिमी श्रेणी कौन सी है, तो राजपीपला है। राजपीपला के बाद अखरानी, बड़वानी। ठीक है, और ये सबसे अगर मध्य की पूछे तो मध्य की दोस्तों कौन सी, महादेव श्रेणी होती है। यहाँ महादेव श्रेणी कहाँ है दोस्तों, पचमढ़ी इस पर अवस्थित है। और यहीं सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, 1350 मीटर। ठीक है, राजपीपला, अखरानी, बड़वानी, असीलगढ़, बीजागढ़ ये सभी पहाड़ियाँ कहाँ है दोस्तों, सतपुड़ा पे, जिसका सबसे पश्चिमी भाग राजपीपला, पूर्वी भाग मेकल पठार कहलाता है। तो देखिएगा दोस्तों कितने क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन में यहाँ पे कवर हो रहे हैं या उनका रिवीजन हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, सोवियत यूनियन के अंतिम नेता मिखाइल गोर्बाचोव का हाल ही में किस आयु में निधन हो गया। तो दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, उस समय का ये रहा होगा। ठीक है, तो सामान्य जानकारी जान लेते हैं। इनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और ये USSR, ठीक है, USSR मतलब सोवियत संघ जो था दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक के अंतिम क्या थे, राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे या प्रमुख थे, USSR के अंतिम प्रमुख थे। इसके बाद क्या हो गया था, USSR का क्या हो गया था दोस्तों, विभाजन हो गया था, विभाजन हो गया था। ठीक है, और इनकी 2 नीतियों के लिए इनको जाना जाता है। एक है दोस्तों, उसका नाम है ग्लासनोस्ट, ग्लासनोस्ट, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों हम, खुलेपन की नीति। और दूसरा है पेरेस्ट्रोइका, पेरेस्ट्रोइका, पेरेस्ट्रोइका मतलब पुनर्गठन। ठीक है, ये 2 नीतियां इसकी रही है दोस्तों, है ना, खुलेपन और पुनर्गठन की। इनके लिए इनको जो अगर कोई पॉलिटिकल साइंस से अगर जुड़ा होगा तो उनको इनके बारे में, ये नीतियों के बारे में पता होगा कि इनकी क्या क्रोनोलॉजी उस समय रही थी। फिर नेक्स्ट आ जाएगा दोस्तों, UGC के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर DP सिंह को शिक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किस राज्य सरकार ने दी है। मतलब जो UGC के चेयरमैन थे उनको किस राज्य सरकार ने उनको हायर किया है सलाहकार पद पर। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये भी क्या है, करंट से संबंधित क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन UGC से उठा लेते हैं, तो आप इन पे भी दोस्तों गौर फरमाइएगा। तो यहाँ हमारे लिए जानना जरूरी है क्या है, उत्तर प्रदेश। अब UGC के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। UGC का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC कहा जाता है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो वर्तमान में विनीत जोशी जी, विनीत जोशी जी इसके क्या है, चेयरमैन है। तो ये हमारे लिए याद रखने की जरूरत है कि 1956 में स्थापना हुई थी, विनीत जोशी जी इसके चेयरमैन है। अगर ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो भारत की यूनिवर्सिटी को रेगुलेट कौन करता है, ठीक है, भारत की यूनिवर्सिटी को रेगुलेट कौन करता है, तो UGC के अंडर में ही होता है। हम देखते हैं कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को A+, B+, तो ये भी क्या है, UGC के अंडर में ही क्या होता है, उसकी गुणवत्ता का चयन या चेक की जाती है। फिर नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना। श्रमिकों के यहाँ पे जो उनकी वाइफ होती है उनको जो प्रसूति सहायता दी जाती है, तो 2022 के अंतर्गत लाभान्वितों को कितनी प्रसूति सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, कितनी,
अधिकतम 1 जीवित जन्म के लिए, अधिकतम 2 जीवित जन्म के लिए, अधिकतम 3 जीवित जन्म के लिए, जीवित जन्म के लिए कोई सीमा नहीं। तो एक बच्चे पे सहायता मिलेगी कि 2 बच्चे तक मिलेगी, 3 बच्चों तक मिलेगी कि कोई जीवित जन्म पे नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मुख्यमंत्री वाली जो योजना है प्रसूति सहायता श्रमिक वाली, यहाँ 2 जीवित जन्म पे मतलब 2 बच्चे की डिलीवरी तक जो प्रसूति सहायता श्रमिकों के कहाँ मिलती है। ठीक है, 2 बच्चों तक। तो ये हो उसमें से, ठीक है, पूछ सकते हैं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सिकल सेल अभियान का उद्देश्य, ठीक है, मध्य प्रदेश लिखा मैंने या उसको हाईलाइट किया, और सिकल सेल अभियान का उद्देश्य जनजाति समुदायों में किसकी जागरूकता का प्रसार करना है। सिकल सेल एनीमिया का, थैलेसीमिया का, हीमोग्लोबिनपैथी का, उपयुक्त सभी का। तो देखिए दोस्तों लिखा क्या है, सिकल सेल अभियान, सिकल सेल अभियान लिखा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सिकल सेल एनीमिया भी लिखा, थैलेसीमिया भी लिखा, हीमोग्लोबिनपैथी भी। अब अगर एक कोई नया मतलब आप अगर दोस्तों तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और एकदम से आप पेपर देने जाते हो थोड़ा बहुत पढ़ के, मतलब फिर भी अच्छी तैयारी कर ली, और आप देखते हो सिकल सेल, तो आप खट से इसमें क्या कर दोगे, लगा लोगे आंसर, ठीक है, इस पर क्या कर दोगे, टिक कर दोगे, और बढ़िया कॉन्फिडेंस से बाहर आ गया, मेरे तो 85 83 हो रहे हैं, मेरा तो पक्का है। पर दोस्तों जब आप बाहर जाओगे फिर आपको हकीकत पता चलेगी, और धीरे धीरे कटते कटते फिर अपन बाउंड्री पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे उसका दोस्तों जो उद्देश्य है, सिकल सेल एनीमिया की भी बचाव करना, थैलेसीमिया का भी है, और हीमोग्लोबिनपैथी का भी है। अब तीनों बीमारी क्या है, ये तीनों बीमारी दोस्तों ब्लड से संबंधित जेनेटिक्स रोग है, ब्लड से संबंधित जेनेटिक्स रोग है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, तो जो हमारी आरबीसी होती है उसका एक जो साइज रहता है वो पूरा नहीं बन पाता है, कोमे के आकार रहती है, सी आकार की रहती है, पूरी गोल नहीं हो पाती है, तो ये होता है सिकल सेल एनीमिया। और जो थैलेसीमिया है दोस्तों, ये भी क्या है, ब्लड से संबंधित बीमारी है, ठीक है। और जो हीमोग्लोबिनपैथी है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो रक्त में सही मात्रा में ग्लूकोज नहीं बन पाता, ठीक है, ग्लूकोज नहीं बन पाएगा तो इससे क्या होगा कि ग्लूकोज तो क्या होता है हमारे शरीर के संचार के लिए या हमारे मस्तिष्क में काम करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, ग्लूकोज शर्करा है, यही हमें एनर्जी देती है। तो ये तीनों क्या है, ब्लड से संबंधित बीमारी है। फिर नेक्स्ट खेल से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों ये पूछा गया है, एमपीपीएससी के प्री में पूछा गया है, एमपीपीएससी के प्री में ही इसको पूछा गया है, ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ, वन में, लोसान में, जिनेवा में, ज्यूरिक में। तो ओलंपिक समिति का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, लोसान में। कहाँ है दोस्तों, लोसान में है। ये कहाँ है दोस्तों, स्विट्जरलैंड, ये कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी, ठीक है। इसलिए 23 जून को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और थॉमस बाख, थॉमस बाख क्या है, इसके क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष है। थॉमस बाख क्या है, इसके अध्यक्ष है, ठीक है। और जो इसकी स्थापना किसने करी थी, पियरे डी कुबर्तिन, पियरे डी कुबर्तिन ने इसकी क्या करी थी, स्थापना करी थी ओलंपिक समिति को। हम अगर पूछा जाए कि आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो पियरे डी कुबर्तिन को ही लगा के आना दोस्तों, ठीक है। और स्विट्जरलैंड में लोसान में इसका मुख्यालय 23 जून 1894 को हुई थी। वर्तमान में अगर पूछे जाने वाली कोई चीज़ है तो थॉमस बाख इसके अध्यक्ष है, ये आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि खेल हमारे जो एमपीपीएससी प्री से हटा चुके हैं, तो इसकी आने की संभावना तो नहीं है, पर थॉमस बाख जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, ठीक है, 2021 से सम्मानित किया गया था मेजर ध्यानचंद। ये क्या होता है, भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है, भारत का सर्वश्रेष्ठ क्या है, खेल पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये 21 का किसे दिया गया था, मिताली राज को। ये क्या है, महिला क्रिकेटर है, ये क्या है, महिला क्रिकेटर है ना, मिताली राज महिला क्रिकेटर है।
और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इसका पुराना नाम क्या है दोस्तों? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसकी स्थापना 1990 91 में हुई थी। ठीक है, ये सभी फैक्ट दोस्तों ये एमपीपीएससी ने पूछे हैं कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न किसे मिला था या पहली महिला कौन थी। इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, अगर आप दूसरे एग्जाम में अभी जाओगे तो ये मिलेंगे आपको। और जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न मिला था वो मिला था दोस्तों विश्वनाथ आनंद, जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर है ना हमारे, विश्वनाथ आनंद को मिला था। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? पीटी ऊषा, मिल्खा सिंह, ठीक है, मेजर ध्यानचंद, सुनील गावस्कर। तो पीटी इसको दौड़ती है, मिल्खा सिंह भी दौड़ते हैं, मेजर ध्यानचंद हॉकी खेलते थे, सुनील गावस्कर क्रिकेटर है। ठीक है, सबका नाम पता होना चाहिए पहले तो। फिर जो दिया जाता है किस खिलाड़ी की याद में स्मृति में दिया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। कब? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को दिया जाता है। कब से दिया जा रहा? वर्ष 2012 से प्रदान किया जा रहा। वर्ष 2012 से क्या किया जा रहा है? प्रदान किया जा रहा। तो राजीव गांधी खेल रत्न कब या खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट, संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? संगाई असम में, मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में। तो दोस्तों ये संगाई, सबसे पहले तो संगाई क्या है? तो ये स्टेट एनिमल है। कहाँ का? मणिपुर का। स्टेट एनिमल है मणिपुर का। और ये क्या है दोस्तों? एक हिरण है। ठीक है, जो संगाई क्या है? एक हिरण है और मणिपुर का स्टेट एनिमल है। तो वहीं पे मणिपुर में ये संगाई त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, बहुत मतलब एक प्रकार से बहुत भारत के संदर्भ में एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, जैसे भगोरिया हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं, भगोरिया कहाँ मनाया जाता है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि झाबुआ राजपुर में जब भील जनजाति रहती वहाँ भगोरिया। ऐसे ही अगर हम वर्ल्ड कल्चर पढ़ेंगे, वो सॉरी इंडियन जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो उसमें ये त्यौहार के बारे में या इंडियन कल्चर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या है? अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की जो नियुक्ति की संशोधित आयु कितनी है? 17 से 22, 17.5 से 23.5, 17.5 से 23 और 17 से 23.5। तो दोस्तों 17.5 से 23 वर्ष जो सेना में जो निचले क्रम के जो सैनिक होते हैं उनके लिए हमने देखा है कि अग्निवीर योजना लाई गई। उसमें जो भर्ती की आयु है, मतलब 17.5 साल का कोई अगर अभ्यर्थी है या जो पार्टिसिपेट करता है तो वो उसमें शामिल हो सकता है, और 23 बार अधिकतम आयु निर्धारित की गई है। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी रचना शरद जोशी से संबंधित नहीं है? कौन सी रचना शरद जोशी संबंधित नहीं है? परिक्रमा, ठीक है, परिक्रमा शरद जोशी से संबंधित है, नहीं है। ठीक है, दूसरी है तिलिस्म, फिर तीसरी है दूसरी सतह, चौथी है युगचरण। ठीक है, पहली क्या है? परिक्रमा, दूसरी तिलिस्म, तीसरे दूसरी सतह, चौथी युगचरण। तो दोस्तों ये युगचरण है ना, ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है युगचरण, समर्पण, बिजुरी, युगचरण, समर्पण, बिजुरी, ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अब तो ये क्या है कि परिक्रमा, तिलिस्म और दूसरी सतह किसकी हो जाएगी? शरद जोशी की। शरद जोशी के। शरद जोशी का दोस्तों जन्म के बारे में पूछ सकते, कहाँ हुआ था? उज्जैन में। ये भारत के क्या रहे हैं? व्यंग्यकार। भारत के क्या रहे हैं? व्यंग्यकार रहे। ठीक है, नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प में निपुण मानी जाती है? ठीक है, कौन सी जनजाति लौह शिल्प में निपुण मानी जाती है? अगरिया, कोरकू, बेगा, सहरिया। ठीक है, अगरिया, कोरकू, सहरिया, बेगा। तो दोस्तों लौह शिल्प अगरिया जनजाति की है। ठीक है, और अगरिया गोंड जनजाति की क्या है, एक शाखा माने, क्योंकि गोंड जनजाति के जो उपशाखा है प्रधान अगरिया, ओझा, कोलाई, युवतिसो, सोलाहस। और जो अगरिया जनजाति के जो देवता है वो लोहासुर है। ये एमपीएससी ने पूछा 2017 में, लगभग 2017 की बात है। ये एमपीपीएससी की प्री में पूछा था दोस्तों, मैं पार्टिसिपेट हुआ था, उस समय मेरे हाथ क्या हो गया था, गलत हो गया था, मुझे नहीं पता था। इसलिए दोस्तों आप इस बात को बिल्कुल कंठस्थ कर लें कि लोहासुर किसके, अगरिया जनजाति के हैं। और इनका जो निवास स्थान कहाँ माना जाता, धधकती भट्टी में माना जाता है। धधकती हुई भट्टी में इसका क्या माना जाता है, निवासीना स्थान माना जाता है। लोह शिल्प किसका है, अगरिया जनजाति का। ठीक है, लोहासुर उनके प्रमुख देवता है, और जो इनका जो निवास स्थान है धधकती भट्टी में माना जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा अब हमारा कि आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने एवं सूचना प्रसारित करने वाले सामुदायिक रेडियो केंद्र का नाम क्या है? आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने एवं सूचना प्रसारित करने वाले सामुदायिक रेडियो का नाम क्या है? अरुणुमिया, बान्या, संवेदना, नवजीवन। तो दोस्तों ये जो मतलब आदिवासियों की लैंग्वेज से संबंधित एक पोर्टल है या जो रेडियो केंद्र है उसका नाम क्या है, बान्या। ये कब से, 1980 से मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, संचालित होता है। 1980 में क्या है, मध्य प्रदेश से संचालित हो रहा है बान्या सामुदायिक रेडियो केंद्र, आदिवासियों वाला। नेक्स्ट, अवध किशोर जड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से? चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, खेल। तो दोस्तों अवध किशोर जो जड़िया जी है इनका जो संबंध है साहित्य एवं शिक्षा से है। इन्हें 2022 का पद्मश्री मिला था। 2022 के पद्मश्री की इनको क्या हुई थी दोस्तों, प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों इनका जो निवास स्थान है कहाँ है, जबलपुर है। और इन्होंने ब्रज भाषा के जो विकास में क्या दिया है, योगदान दिया है। ब्रज भाषा के विकास में क्या दिया है, योगदान दिया है। अवध किशोर जड़िया, साहित्य, शिक्षा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा अपना, पद्मावत ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का वर्णन है? शेरा का, जावरा का, कर्मा का, राई का। तो दोस्तों पद्मावत जो ग्रंथ है वो किसका है, मलिक मोहम्मद जायसी जी का। ठीक है, इसी पे हम देखते हैं कि पद्मावती मूवी बनी है। पद्मावती मूवी बनी मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक है, तो इनका जो लोक नृत्य का जो वर्णन किया है पद्मावत में वो राई का किया गया है। अब राई कहाँ का, ये मध्य प्रदेश का क्या है दोस्तों, लोक नृत्य है। और ये कहाँ किया जाता है, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में किया जाता है। बेड़नी इसकी क्या होती है, जो नृत्यांगना होती है उन्हें बेड़नी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा अपना कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का वर्णन किया है? रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का वर्णन किया है। दुर्गावती का देखना दोस्तों, इनको हाईलाइट करना। रानी दुर्गावती मतलब 1560-64 वाली बात चल रही है। चौरागढ़ दमोह वाला दोस्तों ये क्षेत्र किसने किया है, बर्नी ने, अबुल फजल ने, फैजी ने, फिरदौसी ने। तो दोस्तों इनका वर्णन किसने किया है, अबुल फजल ने किया है। अबुल फजल की बुक का नाम क्या है, अकबरनामा या आईने अकबरी। ठीक, इनकी हत्या किसने कर दी थी, वीर सिंह बुलदेला ने। किसके, जहांगीर के कहने पर, सलीम या जहांगीर के कहने पर कर दी थी। ठीक है, और ऐसे ही दोस्तों एक क्वेश्चन आया था एपी 2024 के जो 50 पहला पेपर होता है उसमें क्वेश्चन आया था कि जो मुगलों ने कौन सी जो अपनी रियासत है मध्य प्रदेश की उसके बारे में वर्णन किया है। ठीक है, तो मुगलों ने जो गोंडवाना रियासत अम्मड़दास के बारे में, ठीक है, या संग्राम शाह के बारे में, ये किसने वर्णन किया है, मुगलों ने अपने जो साहित्य में उल्लेख किया है। तो ये वहीं से संबंधित है। यहाँ भी राष्ट्र दुर्गावती और अबुल फजल
मतलब अकबर के 9 दरबारी की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इंदौर शाखा थी उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। चौधरी दालचंद राय, सेठ गोविंद दास, द्वारका प्रसाद मित्र, अर्जुन लाल सेठी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एडीपीओ एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, हमारे बड़े भैया ने पेपर दिया था जब हमें देखने को मिला था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अर्जुन लाल सेठी ने क्या करा था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इंदौर शाखा के पहले अध्यक्ष थे, अर्जुन लाल सेठी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, सत्ता परिवर्तन होता है, तो ये क्वेश्चन फिर भी पूछा जा सकता है, इसलिए प्रिपेयर रहिएगा। ऐसा ना हो कि फिर जाके एग्जाम में कहें कि यार और हमने तो पढ़ा ही नहीं था और तो इतने कठिन क्वेश्चन आए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इस प्रकार के जो PYQ को देखते रहना चाहिए, उससे हमें पेपर की अप्रोच क्या होती है पता चल जाती है। निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन जाम नदी के तट पर किया जाता है। जाम नदी के तट पर किया जाता है, हिंगोट का, आसमाई का, चैत्रपूर्णे का, गोटमार का। तो दोस्तों ये गोटमार मेले का जाम नदी के तट पर किया जाता है। ये कहाँ है दोस्तों, ये पांडुरना में मनाया जाता है। पांडुरना जो पहले छिंदवाड़ा में दोस्तों मनाया जाता था। ठीक है, छिंदवाड़ा में मनाया जाता था, अब ये कहाँ मनाया जाता है, पांडुरना में मनाया जाता है। ऐसे ही इसमें क्या होते हैं, दो पक्ष क्या रहते हैं दोस्तों, लड़ाई करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, ठीक, भाले मारते हैं। ऐसे ही एक हिंगोट ये भी है दोस्तों, ये इंदौर के पास गौतमपुरा गांव में इसको भी मनाया जाता है। ये भी कैसा है कि जो गोटमार और हिंगोट में दोस्तों सभी MPPSC एस्पिरेंट्स को शुरू शुरू में कन्फ्यूजन होता है। तो गोटमार पांडुरना में मनाया जाता है जाम नदी के तट पर, और हिंगोट है इंदौर के पास गौतमपुरा गांव में मनाया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और इसको अभी ही आप क्या कर लें, बिल्कुल प्रिपेयर कर ले कि हाँ ये होता है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है मांदर और दफड़ा का संबंध किससे है। गायन विधा से, वाद्य यंत्र से, नृत्य शैली से, भोजन से। तो मांदर और जो दफड़ा का संबंध है दोस्तों वाद्य यंत्र से। ठीक है, वाद्य यंत्र। जब दोस्तों आप परीक्षा धाम पढ़ोगे, ठीक है, तो परीक्षा धाम में एक पूरे पेज में ऐसा लिखा है, ये वाद्य यंत्र बने हैं, एक तरफ इनका नाम लिखा है, उनका चित्र बना है। ठीक है, एक तरफ नाम लिखा है, एक तरफ जो चित्र बने हैं। तो इससे क्या रहेगा कि आप उस चैप्टर को जो जनरल छोड़ के, मतलब सामान्य सा तुच्छ मान के छोड़ देते हैं, तो उसे भी दोस्तों देख लीजिए कि मांदर ऐसा होता है, टिमकी ऐसा होता है, एक तारा ऐसा होता है। तो क्या क्वेश्चन आएगा ना, तो आप मतलब ऐसा लगेगा अरे ये तो पता ही है मेरे को, पर बन क्यों नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इनको भी पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने, ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ करवाया था। उज्जैन में हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ करवाया था। गोविंद तृतीय ने, कृष्ण प्रथम ने, दंती दुर्ग ने, अमोघ वर्ष ने। तो किसने करा था दोस्तों, ये दंती दुर्ग ने यज्ञ करवाया था। कौन सा, हिरण्य गर्भदान। ठीक है, हिरण्य गर्भदान यज्ञ इन्होंने करवाया था। ठीक है, और हम उज्जैन में देखते हैं गर्दविल वंश का क्या रहा दोस्तों, शासन रहा। गर्दविल वंश का क्या रहा, शासन रहा उज्जैन में। इसी के शासक कौन थे, राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य गर्दविल वंश के शासक रहे। नेक्स्ट, JPEG का संक्षेपार क्या है। ठीक है, ये कंप्यूटर से संबंधित है दोस्तों, तो एक ये पूछ सकते हैं दोस्तों, JPEG। ठीक है, तो ये MPPSC के प्री में अभी नहीं आया है, मैं सिविल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो अन्य एग्जाम में पूछा गया है। जहाँ तक सिविल में इसको नहीं आया है, या हो सकता है कि लंबे समय पहले आया हो, तो इसका फुल फॉर्म देखना जरूरी है, और प्री में आ सकता है 2026 के। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्राफिक्स, जॉइंट फोटोग्राफिक इम्प्लांट ग्राफिक, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स, और जॉइंट फोटोग्राफिक्स इम्पनेल्ड्स ग्रुप। तो दोस्तों यहाँ पे जॉइंट फोटोग्राफिक सभी में कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पे आप अंत वाला याद रखिए कि एक्सपर्ट्स ग्रुप है। एक्सपर्ट्स ग्रुप है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, इसका JPEG का फुल फॉर्म है। ठीक है, JPEG का फुल फॉर्म क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप।
नेक्स्ट आ जाएगा परिवर्णी शब्द आरटीजीएस का क्या मतलब, कुल मिला के आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, जब दोस्तों आप बैंक जाओगे, ठीक है, तो बैंक में क्या होते हैं, थोड़े पैसे हम जमा कर सकते हैं, पर जब एक सीमा होती है उसकी, उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि आरटीजीएस कराना क्या, या आपसे पेन मांगने लगेंगे, पेन कार्ड मांगने लगेंगे। तो आरटीजीएस उसी से संबंधित है कि हम जब बड़ा जो अमाउंट अगर दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सब्सटीट्यूशंस, रन टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और रन टाइम ग्रॉस सब्सटीट्यूशंस। तो दोस्तों इसका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका अर्थ है कि जब कोई बड़ा अमाउंट हमें 2 लाख 5 लाख 10 लाख देना तो हम आरटीजीएस का बोल देते हैं और कर देते हैं। नेक्स्ट खालिस्तान C2C, वो C2C कॉमर्स का क्या है, कॉमर्स के लिए C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, पेटीएम है, पेपाल है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है। तो दोस्तों पेपाल क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर का क्या है, उदाहरण है, जिसमें क्या करता है, जैसे मेरे पास दोस्तों कि मान के चलो ये पेन है मेरे पास, अब मेरा इससे उपयोग ख़त्म हो गया, मैं इसको आपको बेच दूंगा। ठीक है, आपकी सीधी मेरे से डील हुई तो वो क्या कहलाएगा, C2C कहलाएगा, कि मैं भी एक कंज्यूमर हूँ और आप भी एक कंज्यूमर हो जाएंगे, मतलब बीच में कोई कंपनी नहीं है, बस एक प्लेटफॉर्म का हम उपयोग करेंगे। तो पेपाल, इसके साथ दोस्तों और कौन कौन से हैं कंज्यूमर का, ईवे, पेपाल, ईवे, OLX, ठीक है, और क्रैम्स लिस्ट, क्रैम्स लिस्ट, ये सभी क्या है, C2C के उदाहरण हैं, C2C के उदाहरण हैं। नेक्स्ट WW किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 1984 में, 1989 में, 1993 में, 1996 में। तो WWW के बारे में आप ये 1989 याद रखिए। इसी के साथ दोस्तों HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये दोनों भी दोस्तों एक ही व्यक्ति ने बनाए हैं और एक ही सन में बने हैं, जिनका नाम है क्या है, टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली। WW और HTTP किसने बनाया है, टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा HTTPS आधारित वेबसाइटों में आवश्यकता होती है, HTTPS वेबसाइटों में आवश्यकता होती है, कोड साइनिंग सर्टिफिकेट, क्लाइंट सर्टिफिकेट, SSL डिजिटल सर्टिफिकेट और मालवेयर। तो दोस्तों HTTPS में किसकी ज़रूरत होती है, SSL डिजिटल सर्टिफिकेट की। कंप्यूटर से संबंधित टर्मिनोलॉजी है, आप दोस्तों इसके बारे में और सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप कंटिन्यूअस जो हमारे लेक्चर को देख रहे होंगे, इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है, आप जो पढ़ रहे हो, उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, रिवीजन हो जाएगा, और एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे जो MPPSC ने क्वेश्चन विभिन्न सब्जेक्ट के एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे। उससे आपको सही अप्रोच से आप तैयारी कर पाएंगे, और कुछ चीज़ें आपकी छूट रही होगी तो वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इधर बतला दें, और हम पे विश्वास बनाए रखिएगा दोस्तों। और हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूं कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और इस बार आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।